तो क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 41 का लीगल प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, ऐसी कोई भी चीज क्या नहीं होगी, ऑफेंस नहीं होगी, मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। सिर्फ इसी रीजन के कारण कि किसी इंसान को ये नॉलेज थी कि हाँ ये जो एक्ट में करने जा रहा हूं, ये जो काम मैं करने जा रहा हूं, इट इज लाइकली टू कॉज हार्म, इससे किसी इंसान को हार्म हो सकता है, इससे किसी इंसान को हानि हो सकती है, सिर्फ इसी रीजन के कारण वो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। अगर वो चीज बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, क्रिमिनल इंटेंशन कैसी, किसी इंसान को हार्म पहुंचाने की, किसी इंसान को हानि पहुंचाने की, अगर कोई ऐसा काम किया है जिसकी आपको नॉलेज है कि हाँ इससे हार्म हो सकता है, तो वो ऑफेंस नहीं होगी। ठीक है, एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू अ पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर किसी दूसरे पर्सन को या दूसरी प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंच रहा है, उसे प्रिवेंट करने के लिए गुड फेथ में, ठीक है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के हार्म पहुंचाने की या क्षति पहुंचाने की या हानि पहुंचाने की, अगर आप कोई ऑफेंस कर देते हैं तो वो सिर्फ इसी रीजन के कारण क्या नहीं होगी, सिर्फ इसी रीजन के कारण वो एक ऑफेंस नहीं होगा कि आपको पता था कि इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। ठीक है, तो यहां पे आपकी दो चार चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। पहली कि विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है, गुड फेथ, ठीक है, एंड पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों को रखते हुए चलिए आगे देखते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। फैक्ट्स कह रहे हैं भैया कि मिस्टर शर्मन द कैप्टन ऑफ अ स्टीम वेसल, मिस्टर शर्मन एक स्टीम वेसल के कैप्टन है, सडनली एंड विदाउट एनी सेवन फॉल्ट और नेग्लिजेंस। ठीक है, सडनली और विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस वो क्या करते हैं, उनके पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, वो देखते हैं कि वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि जिससे पहले कि वो वेसल को रोकेंगे, उनका क्या हो जाएगा, वो इनएविटेबली एक बोट इनएविटेबली मतलब कि सारे रीजनेबल केयर और प्रिकॉशंस लेने के बाद भी वो बोट बी को टक्कर मार देंगे। और उस बोट बी पे कितने पैसेंजर्स बैठे हैं, 20 to 30 पैसेंजर्स उस बोट बी पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर वो अपनी वेसल का कोर्स चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस कोर्स को चेंज करने से उन्हें क्या होगा कि वो एक बोट सी को टक्कर मार देंगे। ठीक है, उसमें केवल 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं। ठीक है, और वहां पे ये भी चांसेस हैं कि उस सी को वो टक्कर ना मारे, उस रास्ते से वो क्लियरली बिना किसी को टक्कर मारते हुए निकल जाए। ठीक है, तो इस साइड 30 लोग हैं, इस साइड 2 लोग हैं, इस साइड कम रिस्क है टक्कर की, इस साइड तो उन्हें पता है कि टक्कर होनी ही होनी है। ठीक है, तो अब वो ऐसी पोजीशन में आ गए और सामने तो वो जाएंगे तो वो सारे के सारी शिप पूरी डूब जाएगी। तो मिस्टर शर्मन ने क्या किया, सी को टक्कर मार दी। तो शर्मन हैज कमिटेड नो ऑफेंस बिकॉज दिस वाज डन आउट ऑफ नेसेसिटी। शर्मन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। शर्मन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ एक्सीडेंट, सो शर्मन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बोल रहा है कि ये क्लियर केस है किसका, एक्सीडेंट का, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। दूसरा कह रहा है कि उन्हें कल्पेबल होमिसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा कह रहा है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और चौथा कह रहा है कि वो नेसेसिटी में किया गया एक्ट था तो वो लायबल नहीं। ठीक, 4 ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे प्रिंसिपल को इन फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे। तो जब हम अपने प्रिंसिपल को इन फैक्ट्स पे अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू अ पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरी पर्सन या दूसरी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंच रहा था उसे प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, गुड फेथ में किया। ठीक, फेथ गुड था कि भाई यहां से हो सकता है मैं बच के निकल जाऊं, टक्कर हुई भी तो 2 लोगों से होगी, यहां तो 30 लोगों से टक्कर होना बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, होनी ही है टक्कर, तो गुड फेथ में किया। ठीक है, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया, उनकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि हाँ भाई
हार्म हो सकता है, उन्हें पता था कि इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। तो हमारा प्रिंसिपल हमने बैठाया, तो हमारी ये तीनों चीजें यहाँ पे हैं, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये भाई चीज ये ऑफेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऐसा कहता है। ठीक है, तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? हमारा कंक्लूजन इसमें ये निकलता है कि यहाँ पे कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। क्या कमिट नहीं हुआ है? यहाँ पे कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। तो भाई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो ये कैन बी हेल्ड लाइबल, कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे। पहला कि शर्मन हैज कमिटेड आउट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है, नो ऑफेंस क्योंकि इट वाज आउट ऑफ नेसेसिटी, और दिस इज अ क्लियर केस ऑफ एक्सीडेंट। तो हमारा प्रिंसिपल जब हम लगाएंगे तो सबसे ज्यादा हमारे प्रिंसिपल के साथ आपका ऑप्शन ए जा रहा है कि शर्मन हैज कमिटेड नो ऑफेंस बिकॉज दिस वाज डन आउट ऑफ नेसेसिटी। ठीक ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, लीगल प्रिंसिपल। विलफुल रैश ड्राइविंग इज एन ऑफेंस। अगर विलफुली आप रैश ड्राइव कर रहे हैं तो वो एक ऑफेंस होगी। विलफुली आप अगर गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं तो वो ऑफेंस होगी। विलफुली अगर आप नेग्लिजेंट ड्राइव कर रहे हैं, रैश ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, रोड पे गाड़ी तेज चला रहे हैं, रॉन्ग साइड चला रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, सिग्नल को तोड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी रैश ड्राइव में आती हैं। और अगर रैश ड्राइव आपकी विलफुल है तो रैश ड्राइव क्या होगी? रैश ड्राइव आपकी एक ऑफेंस में आएगी। ठीक, मिस्टर तिवारी वॉज ड्राइविंग हिज कार आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल। मिस्टर तिवारी जो हैं वो एल्कोहल पी के क्या कर रहे थे? वो ड्राइव कर रहे थे। पुलिस बुक्स हिम फॉर विलफुल नेग्लिजेंट ड्राइविंग इज द एक्ट ऑफ द पुलिस लॉफुल। पुलिस उन्हें बुक कर लेती किस चीज के लिए? विलफुल नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए। इज द एक्ट ऑफ द प्लेंटिफ लॉफुल। ऑप्शन ए कह रहा है कि नो बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज नॉट ड्राइविंग रैशली, ही वॉज ड्रंक वाइल ड्राइविंग। बी बोल रहा है कि नो दिस इज नॉट अ नेग्लिजेंट एक्ट। सी बोल रहा है यस बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज ड्राइविंग रैशली। और डी बोल रहा है यस बिकॉज द पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन ड्राइविंग रैशली। ठीक है, बिल्कुल पुलिस के पास है पावर रैशली ड्राइव करने के लिए, ठीक है, रैशली जो ड्राइव करता है उन्हें अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या मिस्टर तिवारी रैशली ड्राइव कर रहे थे? क्या हमारे फैक्ट्स में ऐसा लिखा है कि ही वॉज ड्राइविंग रैशली? कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि ही वॉज ड्रंकन ड्राइविंग वो कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि नो बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज नॉट ड्राइविंग रैशली, ही वॉज ड्रंक वाइल ड्राइविंग। हाँ, ड्रंकन ड्राइव का केस उन पे बन सकता है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल जो बोल रहा है वो केस उन पे नहीं बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 का लीगल प्रिंसिपल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि whosoever या whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property with intention to take it is said to commit theft। ठीक, तो थेफ्ट का प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या बात कर रहा है कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए? डिसऑनेस्टली। ठीक है, डिसऑनेस्टली आप क्या कर रहे हो? एक पर्सन की प्रॉपर्टी को, एक पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, डिसऑनेस्टली किस तरीके की प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। कहां ले जा रहे हो? आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ सच ओनर। ठीक है, ठीक, विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट। ठीक, डिसऑनेस्टली आप मूवेबल प्रॉपर्टी को पोजीशन के बाहर ले जा रहे हो बिना कंसेंट के। ठीक है, और अगर इस इंटेंशन के साथ आप उस प्रॉपर्टी को मूव करते हो, मूव्स सच प्रॉपर्टी, तो आप क्या कमिट करते हो? आप थेफ्ट कमिट करते हो। क्या कमिट करते हो आप थेफ्ट कमिट करते हो। ठीक है, गेटिंग इट? चलिए, तो थेफ्ट आप कमिट करते हो अगर ऐसा कोई काम आप करते हो तो। ठीक, फैक्ट क्या कह रहे हैं? फैक्ट कह रहे हैं कि वाई कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड। वाई ने क्या किया? जेड के ग्राउंड पे एक पेड़ काट दिया।
ठीक है, with the intention of dishonestly taking it out of Z's possession without Z consent. Y ने पेड़ काटा किस इंटेंशन के साथ? डिसऑनेस्टली उसको Z की पोजीशन के बाहर Z की कंसेंट के बिना ले जाने का। लेकिन Y उस पेड़ को ले जा नहीं पाया, Y उस पेड़ को नहीं ले जा पाया, ठीक है। तो क्या Y कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर थेफ्ट? Y कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। Y कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर अटेम्प्ट टू थेफ्ट। Y हैज नीदर कमिटेड थेफ्ट नॉर अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। देखिए यहां पे जब उसने पेड़ काटा तो उसने क्या किया? उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन ये उस पेड़ को उसकी पोजीशन से बाहर मूव नहीं कर पाया, ठीक, क्या नहीं कर पाया? पोजीशन से बाहर मूव नहीं कर पाया। तो यहां पे उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट कमिट किया। अटेम्प्ट तो उसने कमिट कर दिया, ठीक है, यहां आपके ऑप्शन में अटेम्प्ट टू थेफ्ट दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि भाई है उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट कमिट कर दिया है और वो उसकी पोजीशन से बाहर नहीं ले जा पाया। और आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ सच पर्सन इज अ क्या? इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स थेफ्ट, इसलिए ये थेफ्ट कमिट नहीं हो पाया, लेकिन क्या हो गया? वो अटेम्प्ट हो गया, ठीक। तो अटेम्प्ट के लिए तो ये लायबल होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 आपका? कि भैया एक्स लीगल प्रिंसिपल इसका कह रहा है कि इंजूरिया सिने डेमनम, दैट इज इंजरी वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज, ठीक। कि अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन होता भी है तो भी आप, अगर आपको कोई डैमेज नहीं होता है तो भी आप कंपनसेशन के लिए क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। चलिए तो अब हम क्या करेंगे? हम इस प्रिंसिपल को हमारे फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम इस प्रिंसिपल को हमारे फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्स हु वाज द रिटर्निंग ऑफिसर एट अ पोलिंग बूथ इन अमेठी। एक्स एक रिटर्निंग ऑफिसर था एक पोलिंग बूथ पे, कहां पे? अमेठी में। wrongfully refused to register a duly tendered vote of Y in the recent UP election। उन्होंने रिसेंट के जो उत्तर प्रदेश इलेक्शन थे उसमें Y वोट देने गया तो उन्होंने wrongfully उसे अपना वोट रजिस्टर करने से क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, ठीक। इवन दो Y was an eligible voter, Y एक एलिजिबल वोटर था, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे वोट देने से मना कर दिया। द कैंडिडेट इन हुज फेवर Y वांटेड टू वोट वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। जिसको Y वोट करना चाहता था, सपोज करिए, ठीक है, Y मिस्टर W को वोट करना चाहता था तो वो मिस्टर W वहां से इलेक्शन जीत गए, वो इलेक्ट हो गए। लेकिन ठीक, गिव द अप्रोप्रिएट आंसर। अब हमें अप्रोप्रिएट आंसर देना है। वाई कैन सू एक्स ऑन द ग्राउंड्स दैट ही वाज डिनाइड द राइट टू कास्ट वोट व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट। वाई कैन सू एक्स ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज डिनाइड द राइट टू कास्ट वोट व्हिच इज अ लीगल राइट। वाई कैन नॉट सू एक्स बिकॉज देयर इज नो इंजरी और डैमेज caused to Y. Y cannot sue X because the candidate in whose favor he wanted to vote was declared elected. देखिए राइट टू वोट जो होता है ना आपका, राइट टू वोट, ठीक, ये क्या होता है? ये एक लीगल राइट होता है आपका, फंडामेंटल राइट नहीं होता है। क्या होता है? ये लीगल राइट होता है, ठीक। तो अब ये मानिए कि जब आपने इसको अप्लाई किया तो आपका कंक्लूजन क्या निकल के आया? आपका कंक्लूजन ये निकल के आया कि भैया इन्हें इंजरी तो हुई है, ठीक है, इंजरी बट नो डैमेज। इंजरी तो हुई है पर डैमेज नहीं हुआ है, ठीक। तो हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर इंजरी हो भी रही है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट हो भी रहा है कि बिना किसी डैमेज के भी, तो भी सामने वाला कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो वाई कैन sue X on the ground that he was denied the right to cast vote which is a legal right, ठीक। Y can sue X on the ground that he was denied the right to cast vote which is a legal right, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लीगल प्रिंसिपल का। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड इज केपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और समथिंग दैट ही इज डूइंग इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ठीक। भाई ऐसी कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होती जो एक ऐसा पर्सन करता है, क्योंकि जो वो जब उस एक्ट को कमिट कर रहा था, वो जब उस ऑफेंस को कमिट कर रहा था तो वो
क्या था, वो अनसाउंड माइंड का था, वो साउंड माइंड का नहीं था, वो इनसेन था और वो इनकेपेबल था, असमर्थ था इस बात को जानने के लिए कि जो वो काम कर रहा है, जो एक्ट वो कर रहा है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, और समथिंग दैट ही इज डूइंग इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कि भाई जो वो कर रहा है वो या तो गलत है या फिर लॉ के अगेंस्ट है, इट इज कॉन्ट्रेरी टू दी लॉ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जानने में वो भाई साहब हमारे असमर्थ थे, क्या थे भाई साहब, हमारे असमर्थ थे, ठीक है, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे भाई साहब असमर्थ थे ये जानने के लिए कि वो जो चीज कर रहे हैं वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, ठीक। फैक्ट देखते हैं, एक्स टेक्स हिज सन वाई हु इज 3 years old फॉर बाथिंग टू द वेल। एक्स अपने 3 साल के बच्चे को नहलाने ले जाता है, कहां, कुएं पे। ही थ्रोज हिज सन इनसाइड द वेल सो दैट सन कैन हैव अ गुड बाथ। वो अपने बच्चे को कुएं के अंदर फेंक देता है ताकि बच्चा अच्छे से नहा ले। आफ्टर 10 minutes ही ऑल्सो जम्प्स इनटू द वेल टू टेक बाथ एंड गेट हिज सन आउट ऑफ द वेल। और 10 मिनट बाद वो खुद भी कूदता है अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए और उसमें नहाने के लिए। बोथ वर रेस्क्यूड बाय द विलेजर्स बट हिज सन वाज फाउंड डेड। दोनों को विलेजर्स ने रेस्क्यू कर लिया लेकिन उसका जो बच्चा था वो क्या हुआ, वो मरा हुआ पाया गया, ही वॉज फाउंड डेड। तो अब आपके पास ए है कि एक्स हैज कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, बी एक्स हैज कमिटेड मर्डर, सी एक्स हैज डन नो ऑफेंस एज ही कैन प्लीड द डिफेंस ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड, डी एक्सेस फैमिली शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग हिम टू टेक द चाइल्ड टू द वेल। देखिए डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, डी क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। सीधी सी बात है कि ये कोई बात नहीं हो कि एक्स की फैमिली को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर दोगे आप, अलाउइंग टू टेक द चाइल्ड टू द, नो। सी एक्स हैज डन नो ऑफेंस एज ही कैन प्लीड द डिफेंस ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड, ये भी आपका एलिमिनेट होता है। कैसे एलिमिनेट होता है, ये मानिए आप कि जो इंसान मतलब जो इंसान छोड़िए, यहाँ पे फैक्ट में कहीं पे भी लिखा है क्या कि वो अनसाउंड था, लिखा है क्या कहीं पे, ठीक है। जब हम इस चीज को अप्लाई करेंगे इस पे तो हम देखेंगे कि क्या पर्सन जो वो एक्ट कर रहा है वो अनसाउंड है, और हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, तो वो क्या होगा, वो लायबल होगा, ठीक है। अब लायबल होगा तो हैज डन नो ऑफेंस वाला आपका खत्म। अब यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल और मर्डर, तो देखिए कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ लीगल टर्म, तो दोनों बात एक ही चीज बोल रहे हैं कि उसने मर्डर किया है, और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, ए की एक्स हैज कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का लीगल प्रिंसिपल कह रहा है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। भैया इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक एक्सक्यूज होता है पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये मुझे पर्टिकुलर फैक्ट नहीं पता था, मैं इस बारे में इग्नोर था, ठीक है, मेरी इग्नोरेंस थी, ठीक है, तो वो आपके लिए एक एक्सक्यूज बन सकता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे लॉ नहीं पता था तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ, ठीक है, तो कोर्ट कहेगा देन ऑल्सो यू आर लाइबल माई डियर, ठीक। तो लॉ का इग्नोरेंस कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता है। फैक्ट हम पढ़ेंगे कि फैक्ट क्या बोल रहा है और हम क्या करेंगे, हमारे प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भी कंक्लूजन निकलेगा उससे हम हमारा आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फैक्ट पढ़ते हैं, फैक्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फैक्ट बात कर रहा है एक्स एक पैसेंजर के बारे में, ठीक है, ठीक है, किसके बारे में, एक्स नाम के एक पैसेंजर के बारे में हमारा फैक्ट बात कर रहा है, ठीक। तो ये कह रहा है कि एक्स वॉज अ पैसेंजर फ्रॉम ज्यूरिक टू मनीला इन अ स्विस प्लेन। एक्स एक पैसेंजर है एक स्विस प्लेन में, कहां से, वो ज्यूरिच से मनीला जा रहा है, ठीक है। व्हेन द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट ऑफ बॉम्बे ऑन 24 नवंबर 1962, जब 24 नवंबर 1962 को बॉम्बे एयरपोर्ट पे वो प्लेन लैंड किया, इट वाज फाउंड ऑन सर्चिंग दैट एक्स कैरीड 34 kg ऑफ गोल्ड बार ऑन हिज पर्सन, ठीक है। और ये पता चला कि भाई वो 34 kg गोल्ड लेकर के ट्रेवल कर रहा है, एंड दैट ही हैड नॉट डिक्लेयर्ड इट इन द मैनिफेस्ट फॉर ट्रांजिट, और उसने वो अपने ट्रांजिट के मैनिफेस्ट में भी डिक्लेयर नहीं किया है कि वो इतना गोल्ड लेकर के ट्रेवल कर रहा है, ठीक।
On 26 November 1962, the government of India had issued a notification modifying its earlier exemption, making it mandatory now that the gold must be declared in the manifest of the aircraft. और इसी दिन ठीक, और 26 नवंबर को क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि भाई जो भी गोल्ड लेकर के जा रहा है वो अपने क्या बताएगा, अपने मैनिफेस्ट में ये चीज बताएगा कि हाँ भाई एयरक्राफ्ट के कि मैं इतना इतना गोल्ड लेके ट्रेवल कर रहा हूं। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ही हैड एक्चुअली नो नॉलेज अबाउट द न्यू नोटिफिकेशन इशूड 2 days अगो। ठीक है, एक्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, एक्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, एक्स लाइबिलिटी वुड डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी टाइपो एरर है, ये जो आपका है ना 24 नवंबर को प्लेन लैंड किया और ये 26 नवंबर नहीं है, ये 22 नवंबर है। ठीक है, 22 नवंबर है, क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले निकला था, वो 2 दिन बाद में नहीं। अगर 2 दिन बाद निकलता तो एक्स के लायबल होने के चांस ही नहीं बचता, और हमारे ऑप्शन को देख के हम समझ सकते हैं कि वो 2 दिन पहले। तो एक्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, तो देखिए ये बोल रहा है कि भाई वो लॉ उसे नहीं पता था तो उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, तो बात तो वही हो जाएगी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज अ नो एक्सक्यूज। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट होता है। एक्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, पर यहाँ पे फैक्ट का एक्सक्यूज हुआ ही नहीं, यहाँ पे लॉ का एक्सक्यूज हुआ है। एक्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, बहुत सही। सी आपका आंसर होएगा कि एक्स को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि लॉ की इग्नोरेंस एक्सक्यूजेबल क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि लीगल प्रिंसिपल कह रहा है प्रपोजल इज इक्वल्स टू कम्युनिकेशन प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्लस कंसिडरेशन, है ना। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भैया ऑफर, ठीक है, प्लस उसकी एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ठीक है, ये तीनों मिलके, चारों मिलके क्या बनाती हैं, ये बनाते हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यही देखिए प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल में उन्होंने दोनों बोल दिया कम्युनिकेशन प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफ कम्युनिकेशन प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। और ये बोल रहा है कि एक कम्युनिकेशन जो होता है प्रपोजल का वो कब कंप्लीट हो जाता है, वो तब कंप्लीट हो जाता है जब वो जिसे किया गया है उसके नॉलेज में आ जाता है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर इंसान के लिए वो प्रपोजल है उसके नॉलेज में अगर वो आ जाता है। सपोज करिए ए ने बी को प्रपोजल दिया, तो जैसे ही वो बी की नॉलेज में आएगा ना तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए फैक्ट पढ़ते हैं और हमारे प्रिंसिपल को उस पर क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। ठीक, एक्सेस नेफ्यू एब्सकॉन्डेड फ्रॉम होम, एक्स का नेफ्यू होम से एब्सकॉन्ड हो गया, घर से भाग गया। ठीक है, ही सेंट हिज सर्वेंट इन सर्च ऑफ द बॉय, और उन्होंने अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को उस लड़के की तलाश में उस बॉय को तलाशने भेजा। आफ्टर द सर्वेंट हैड लेफ्ट, एक्स बॉय, ठीक है, एक्स बाय हैंडबिल्स ऑफर टू पे ₹501 टू एनीबडी फाइंडिंग हिज नेफ्यू। तो एक्स जो है ना वो हैंडबिल से ऑफर करता है 501 रुपए देने का उस किसी भी आदमी को जिसे उसका नेफ्यू मिलेगा। ठीक है, द सर्वेंट केम टू नो ऑफ दिस ऑफर ओनली आफ्टर लाई हैड ऑलरेडी ट्रेस्ड द मिसिंग चाइल्ड। ठीक है, तो सर्वेंट को ये ऑफर के बारे में कब पता चलता है, जब उसे वो मिसिंग चाइल्ड मिल जाता है। ही देयरफॉर ब्रॉट एन एक्शन टू रिकवर द रिवॉर्ड, तो भैया वो एक एक्शन ले आता है, एक लीगल एक्शन फाइल कर देता है कि मुझे वो पैसा चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला था जो बच्चे को ढूंढेगा मैं उसे 501 रुपए दूंगा, मैंने ढूंढा है तो मुझे मिलने चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है हिज एक्शन वुड फेल बिकॉज ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर, हिज एक्शन वुड नॉट फेल बिकॉज इट वाज अ जनरल ऑफर, द फैक्ट दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एंड हेंस इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ मियर फॉर्मेलिटी, नन ऑफ द अबव। देखिए उस ऑफर का कम्युनिकेशन उसको कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये जो एक्शन है ये लाई नहीं करेगा, और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि हिज एक्शन वुड फेल बिकॉज ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लीगल प्रिंसिपल है एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जिनका मीनिंग
सर्टेन नहीं होता है या जिनका मीनिंग ऐसा नहीं हो सकता है जिन्हें सर्टेन बनाया जा सके, वो क्या होंगे? वॉइड होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? वॉइड होंगे। A horse was bought for a certain price coupled with a promise to give rupees 500 more if the horse is proved lucky। ठीक है, एक घोड़ा एक सर्टेन प्राइस पे बेचा गया, एक घोड़ा एक सर्टेन प्राइस पे बेचा गया और उसके साथ एक प्रॉमिस ऐड किया गया कि अगर वो घोड़ा लकी प्रूव करता है तो 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे? 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, वेल एंड गुड। ठीक है, तो क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? दिस एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हाट लक बैड और गुड द हॉर्स हैज ब्रॉट टू द बायर। द एग्रीमेंट इज पार्शियली वैलिड एंड पार्शियली वॉइड। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि यहाँ पे जो लक है वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, बहुत डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना कि किस तरीके का लक वो बायर को लाएगा, बैड लक या गुड लक। और लक की डेफिनेशन सेलर के हिसाब से क्या होगी और बायर के हिसाब से क्या होगी, तो ये बहुत सर्टेन नहीं है और उसे आप सर्टेन बना भी नहीं सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि वो घोड़ा अगर आता है, ठीक है, तो वो घोड़ा आया और उस बायर को 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक, 10,000 का प्रॉफिट हुआ अकॉर्डिंग टू दी सेलर, ये भाई उसके लिए क्या है? लक है। ठीक है, इट इज प्रूविंग लकी, ये गुड लक हुआ। लेकिन उसके अगले दिन उससे क्या हो गया? 20,000 का लॉस हो गया। तो इनके हिसाब से तो वो घोड़ा अनलकी हो गया, उनके हिसाब से लकी हो गया। तो लक की डेफिनेशन वो नहीं आप सर्टेन कर सकते, तो ये एग्रीमेंट कैसा होगा? ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। लीगल प्रिंसिपल क्या कह रहा है इसका? लीगल प्रिंसिपल कह रहा है कि mere silence as to the fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। अगर mere silence, सिर्फ आपका चुप रहना, आपकी चुप्पी साधना, उससे क्या अफेक्ट हो रहा है? उससे एक पर्सन की विलिंगनेस अफेक्ट हो रही है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आपकी साइलेंस से किसी पर्सन की विलिंगनेस अफेक्ट होती है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच, लेकिन अगर उस केस के सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं, उस केस की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, ठीक है, कि अगर क्लोज एग्जामिनेशन पे उसको पास से जांचने के बाद आपको ये पता चलता है कि दैट इट फाउंड टू बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंट टू स्पीक, कि भाई वो जो पर्सन चुप खड़ा हुआ था, वो पर्सन जो साइलेंस अपने हथियार बना के रखा हुआ था, वो पर्सन जो साइलेंटली खड़ा हुआ था, उसकी ड्यूटी थी उस जगह पे बोलना, उसकी ड्यूटी थी टू स्पीक। ठीक है, इट वॉज हिज ड्यूटी टू स्पीक, और अनलेस हिज साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, या फिर वो जो साइलेंटली खड़ा हुआ था वो इक्विवेलेंट थी स्पीच के बराबर, मतलब उसका चुप रहना और उसका बोलना दोनों ही बराबर था। ठीक है, चलिए फैक्ट्स देखते हैं। X sells by auction to Y a horse which X knows to be unsound state of mind। X एक ऑक्शन के थ्रू Y को एक घोड़ा बेचता है जो कि X को पता है कि वो अनसाउंड माइंड का है। कैसा है? अनसाउंड माइंड का है, पागल घोड़ा है। ठीक है, X says nothing to Y about the horse's unsound state of mind, give the correct explanation। और X ने घोड़े की अनसाउंड माइंड की स्टेट के बारे में Y को कुछ भी नहीं बताया। गिव द करेक्ट आंसर। X can be held liable for fraud, X can be held liable for misrepresentation, X cannot be held liable because he did not say anything positive about the mental state of the horse, and X cannot be held liable because it is the buyer who must be aware of the things। ठीक, तो क्या यहां पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो बायर बी अवेयर का है? क्या हमारा प्रिंसिपल बायर बी अवेयर का है? नहीं। तो जब हम अपने प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि भाई X कैन नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज ही डिड नॉट से एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट द स्टेट ऑफ द माइंड। ठीक है, ये तो आपका क्या होगा? ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या X को फ्रॉड के लिए लायबल किया जा सकता है या मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए लायबल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तो उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने तो सिर्फ अपनी घोड़ा जो था वो बेच दिया। ठीक है,
और क्या हम क्लोजली एग्जामिन करें तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी ड्यूटी थी यहाँ पे, ठीक है, स्पीक, इट वॉज हिज ड्यूटी टू स्पीक, उसकी बोलने की ड्यूटी थी? जी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर, भले ही आपका बायर बी अवेयर का प्रिंसिपल ना हो, पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यही होगा कि एक्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज इट इज द बायर हु मस्ट बी अवेयर ऑफ द थिंग्स। उसको ड्यूटी थी, उसको पूछना चाहिए था, उसके पूछने पे अगर ये चुप रहते तो इनकी ड्यूटी बन जाती बोलने की, और इनकी साइलेंस जो या तो वो स्पीच के क्या हो जाती, स्पीच के इक्विवेलेंट हो जाती, या फिर इनकी ड्यूटी, तब वो लाइबल होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद गुड्स इन समबडीज पोजीशन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड ट्रेसपास ऑफ गुड्स। अगर कोई भी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस आप किसी भी इंसान की पोजीशन में जो सामान रखा हुआ है, जो गुड्स रखे हुए हैं, उससे करते हैं, क्या करते हैं आप? डायरेक्ट इंटरफेरेंस करते हैं, वो भी फिजिकल और डायरेक्ट इंटरफेरेंस किसी भी गुड्स के साथ जो किसी इंसान की पोजीशन में है, और वो भी बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के साथ। तो आप क्या करते हैं? आप ट्रेसपास टू गुड्स, ट्रेसपास ऑफ गुड्स क्या करते हैं? कमिट करते हैं। ठीक, तो अब हम हमारे प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? हम प्रिंसिपल को फैक्ट पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, Z purchased a car from a person who had no title to it and sent it to a garage for repair. Z ने एक कार एक आदमी से खरीदी जिसके पास उस कार का कोई टाइटल नहीं था, वो ओनर नहीं था, कुछ भी नहीं था उस कार का। ठीक है, और उसने क्या किया? एक गैरेज में उस कार को रिपेयर करने के लिए भेज दिया। X believing wrongly that the car was his removed it from the garage, और X को गलत उसने रॉन्गली ये बिलीव किया कि भाई ये कार मेरी है, और उसने क्या किया? उसे गैरेज से हटा दिया। ए, X can be held responsible for trespass of goods. B, X cannot be held responsible for trespass of goods as he was under a wrong belief. X has not committed any wrong. D, none of the above. देखिए, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद गुड्स इन समबडीज पोजीशन। ठीक है, किसी की पोजीशन में होने चाहिए वो गुड्स। ठीक है, ठीक, और बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के आप उनसे डायरेक्ट क्या कर देते हो? डायरेक्टली आप उन्हें फिजिकल इंटरफेयर कर देते हो। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे वो गैरेज वाले की पोजीशन में थे। ठीक है, एक्स ने बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के उसकी पोजीशन में जाके उसके गुड्स के साथ क्या किया? तो एक्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ पे उसने ट्रेसपास कमिट किया है। ठीक है, भले उसने रॉन्गली बिलीव किया हो ना किया हो, यहाँ पे इंटेंशन की कोई बात नहीं हो रही है टॉर्ट्स में। ठीक है, टॉर्ट्स में हम इंटेंशन की कोई बात नहीं करते, इंटेंशन इज इररिलेवेंट। और अगर आपने उनके गुड्स के साथ क्या किया है? अगर आपने डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस किया है तो आप लायबल होंगे भाई साहब। किस चीज के लिए आप लायबल होंगे? ट्रेसपास ऑफ गुड्स के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या खत्म होता है? ये हमारा खत्म होता है क्लैट 2012 का क्वेश्चन पेपर। ठीक, तो देखिए हमारा एक ही मूल मंत्र है, वो क्या है कि हमें प्रिंसिपल को पढ़ना है। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल से बिल्कुल स्टिक करके रहना है। ठीक है, उसे अप्लाई करेंगे हम फैक्ट पे। ठीक, प्रिंसिपल को हम फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे और हमारा क्या निकालेंगे? हम कंक्लूजन निकालेंगे, और वही कंक्लूजन हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। चलिए, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे हम और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you so much. Thank you so much.